सुबह 10 बजे के करीब मीना बुआ हमारे घर आईं और आते ही जबरदस्त खलबली सी मचा दी। उनके साथ उनकी सहेली सैला अपनी बेटी कविता और बेटे संजय को लाई थीं। मुकेश और कांता कहाँ हैं? मीना बुआ ने मेरे मॉम डैड के बारे में सवाल किया। वो दोनों तो सुबह सुबह ताऊजी के यहाँ चले गए, मैंने जवाब दिया। क्यों? किसी जरूरी काम से ताऊजी ने फ़ोन करके बुलाया था। अंजलि कहाँ है? बुआ ने मेरी छोटी बहन के बारे में पूछा। नहा रही है। तू तो नहा ली ना रेनू? हाँ बुआ, लेकिन यह तो बताओ कि मामला क्या है? आप क्यों इतनी परेशान सी लग रही हैं? मैंने धीमे स्वर में प्रश्न पूछा। बुआ ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। मेरी इस सहेली सरला की बेटी को देखने के लिए कुछ लोग 12 बजे यहाँ आ रहे हैं। सारा कार्यक्रम बड़ी जल्दबाजी में तय हुआ है। तेरी माँ तो घर में है नहीं। अब सारी तैयारी तुम्हें और अंजलि को ही करनी है। सबसे पहले इस ड्राइंग रूम को ठीक कर लो। बुआ पहले से खबर कर दी होती। रेनू, इस मामले में कसूरवार हम हैं। यह कार्यक्रम अचानक बना। मेरे घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। मीना के घर इसकी ससुराल से मेहमान आए हुए हैं, इसलिए यहाँ देखना दिखाना करना पड़ रहा है। आशा है यूँ तकलीफ देने का तुम बुरा नहीं मानोगी। सरला जी के इन शब्दों ने मेरे मन में उठी खींच व चिढ़ के भावों को जड़ से ही मिटा दिया। तकलीफ वाली कोई बात नहीं है आंटी, आप फिक्र न करें, सब काम अच्छी तरह से निपट जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी माँ की भूमिका अदा करते हुए काम में जुटने को कमर कस ली। माँ की अलमारी से निकालकर बैठक में पड़े सोफे के साथ साथ दोनों डबल बेड की चादरें भी बदल डालीं। घर में आने वाले मेहमान किसी भी कमरे में जा सकते थे। अंजलि तब तक नहा कर आ गई थी तो बाथरूम भी साफ कर दिया। वह मेकअप करने की एक्सपर्ट है, उसके जिम्मे कविता को सजाने संवारने का काम आया। अंजलि, मेकअप हल्का रखोगी या ज़्यादा? संजय ने सवाल पूछा। अंजलि के जवाब देने से पहले ही मैं बोल पड़ी। अंजलि, हल्का मेकअप ही करना, नहीं तो कविता की नेचुरल ब्यूटी दब सी जाएगी। मगर रेनू, अक्सर तो यह माना जाता है कि मेकअप ब्यूटी को निखारता है, फिर तुम ब्यूटी दब जाने की बात कैसे कह रही हो? संजय ने उत्सुकता दर्शाई। मुझे अनजान लड़कों से एकदम खुलकर बातें करने में बड़ी हिचक होती है, फिर भी मैंने हिम्मत करके जवाब दिया। मेरा मानना है कि ज़्यादा मेकअप उन्हीं लड़कियों को करना चाहिए जो अपने को डल मानती हों। असली ब्यूटी को मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, वह उसे बदल या बिगाड़ कर देखने वालों की नज़रों से छिपा लेता है, और मेरी समझ से ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे रेनू, कविता का मेकअप हल्का ही रखना अंजलि। संजय की इस सहमति ने मेरा दिल खुश कर दिया, पर अंजलि बुरा सा मुँह बनाने के बाद कविता को हमारे कमरे में ले गई। अंजलि मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर है, वह अपने को काफ़ी सजा संवार कर रखने की शौकीन भी है। मैं उसके बिल्कुल उलट हूँ। तड़क भड़क मुझे पसंद नहीं, कपड़े मैं वैसे ही पहनती हूँ जो कंफर्टेबल हों, और भीड़ में चाहे मुझे लोगों की नज़रों का केंद्र बनाएं या नहीं। करीब 15 मिनट में ड्राइंग रूम की शक्ल बदल दी मैंने। बिखरा सामान करीने से लगा दिया, परफ्यूम भी छिड़क दिया। संजय ने मेरा इस काम में साथ दिया। बुआ मेहमानों के लिए पिज्ज़ा स्प्रिंग रोल ऑर्डर कराई थीं, वह डिलीवर भी हो गया था। वे अपनी सहेली के साथ आने वाले मेहमानों के बारे में पूछताछ करने में मगन थीं। मैंने रात के कपड़े पहन रखे थे, जरा ढंग के कपड़े बदलने को मैं अपने कमरे में आ गई। रेनू, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। कविता की आंखों में मैंने बेचैनी के भाव साफ पड़े। आज के ज़माने में यह देखा देखी कुछ अजीब लगती है। दीदी, इस मामले में तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती कविता, अंजलि ने कहा। लड़कियों को यूँ सजा संवार कर अनजान आदमियों के सामने उनकी नुमाइश करना है ही बेहुदा काम। मैं अपने अनुभवों को याद करके तैश में आ गई। कोई भी साधारण लड़की बिना डरे घबराए ऐसी स्थिति में नहीं रह सकती। उसकी असली पर्सनैलिटी बिल्कुल खो जाती है, और तब लड़के उसे रिजेक्ट कर एक नया टीसने वाला जख्म सदा के लिए उस लड़की के दिलो दिमाग पर लगा जाते हैं। रेनू दीदी, इस मामले में लड़की कर भी क्या सकती है? कविता ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में पूछा। प्रेम विवाह कर सकती है, अंजलि ठहाका मार कर हंसी। तब यह देखने दिखाने का चक्कर बचता ही नहीं बहनों। अंजलि, तुम तो वाकई बहुत मस्त और निडर लड़की हो, कविता ने मेरी छोटी बहन की प्रशंसा की। इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग है,
इसे कभी देखने के लिए कोई आया भी तो यह बिल्कुल डरेगी या घबराएगी नहीं। अरे पिछली बार जो लोग मुझे देखने आए थे वे मुझे भूलकर इसका रिश्ता ही मांगने लगे। आज इसे हम ड्राइंग रूम में उन लोगों के सामने जाने ही नहीं देंगे। मैंने वैसे सारी बात मजाकिया लहजे में कही, पर कहीं न कहीं मेरा मन शिकायत व गुस्से के भावों को भी महसूस कर रहा था। उस घटना को याद करके अचानक उन दोनों से बातें करना मुझे अरुचिकर लगने लगा, तो मैं अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गई। मुझे मॉम डैड ने 2 बार लड़के व उसके परिवार वालों को दिखाया था। मेरे लिए दोनों ही अनुभव बड़े खराब रहे थे। पहली बार ज़बरदस्त घबराहट व डर का शिकार हो मैं उन लोगों के सामने बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। किसी भी सवाल के जवाब में हाँ या ना बड़ी कठिनाई से कह पाई थी। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और पूरे शरीर में उस नुमाइश के दौरान कपकपाहट बनी रही थी। लड़के से अकेले में बात करके भी खुल नहीं पाई थी। पूरी जिंदगी का फैसला 15 मिनट में, यह सोच ही घबराहट पैदा कर रही थी। उन लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया और ऐसे ही जवाब की हमें उम्मीद थी, क्योंकि उस दिन वाकई मैंने खुद को दयनीय हालत में सबके सामने पेश किया था। दूसरी बार हिम्मत करके मैं कुछ बोली। उन लोगों के सवालों के समझदारी से जवाब दिए। मेरा हौसला बढ़ाने को अंजलि मेरे साथ बैठी थी। उसे जरा भी डर नहीं लगा था और उसने सारी बात को काफ़ी संभाला। लोगों के कमीनेपन का भी जवाब नहीं। वहाँ से जवाब आया कि बेटे को छोटी बहन पसंद आई है। गुस्से से भरे मम्मी पापा ने उन्हें जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा, पर इस घटना ने मेरा दिल बिल्कुल खट्टा कर दिया था। अब जो भी मुझे देखने आएगा, मैं बिल्कुल साधारण सहज अंदाज में उनसे मिलूंगी। भविष्य में अपनी नुमाइश कराना मुझे कतई स्वीकार नहीं है। मेरी इस घोषणा का विरोध घर में वैसे किसी ने नहीं किया, पर मम्मी पापा बेहद तनावग्रस्त नज़र आने लगे थे। मेरा अपना ऐसा सर्कल नहीं था जिसमें कोई लड़का हो। ज़्यादातर सहेलियों की शादियां हो चुकी थीं। कविता की मनोदशा में बखूबी समझ सकती थी। इसीलिए कपड़े बदलने के बाद मैं कुछ देर उसके पास बैठी। बोली, उन लोगों की हाँ या न की टेंशन तुम मत लो कविता। तुम्हारी असली पर्सनैलिटी सबके दिलों को निश्चय ही प्रभावित करने में सक्षम है। लड़का तुम्हें ज़रूर पसंद कर लेगा। इस अंदाज में उसका हौसला बढ़ाने के बाद मैं ड्राइंग रूम में चली आई। वहाँ मुझे अलग तरह की मुसीबत की जानकारी मिली। रेनू, उन लोगों का फ़ोन आया है, वे लंच यहीं करेंगे। पहले ऐसा कार्यक्रम नहीं था। बाजार का खाना खाने से उन लोगों ने इनकार कर दिया है। अब क्या होगा? सरला आंटी बड़ी परेशान नज़र आ रही थीं। कब तक पहुँचेंगे वे लोग? करीब 1 बजे, लगभग 2 घंटे बाद। इतनी देर में तो लंच तैयार हो ही जाएगा आंटी। मुझे बाजार जाना पड़ेगा। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वे फ़ौरन उठ खड़ी हुईं। वे खुद कार चला कर ले गईं। बाजार से ज़रूरी सब्जियाँ, फल व पनीर लेकर हम घर लौट आए। मैं बड़ी चुस्ती से खाना बनाने के काम में लग गई। शिमला मिर्च, पनीर की सब्जी के साथ साथ मैंने मिक्स वेजिटेबल भी बनानी थी। बूंदी का रायता, सलाद और मीठे में फ्रूट कस्टर्ड बनाना था। गरम गरम पूड़ियाँ उसी समय तैयार करनी थीं। ये सब जल्दी बन जाने वाली चीज़ें थीं। बुआ ने थोड़ा बहुत मेरा काम में हाथ बटाया। सरला आंटी भी कुछ करना चाहती थीं, पर मेहमान होने के नाते मैंने उन्हें काम नहीं करने दिया। सलाद काटने का काम अंजलि बड़ी सुंदरता से करती थी। आंटी और उसने यही काम पूरा किया। पूड़ियों का आटा बुआ ने गूंथा। फ्रूट कस्टर्ड बनाने का काम संजय ने मेरे मार्गदर्शन में किया। एक समय तो ऐसा भी था कि हम सभी रसोई में एक साथ मेहमानों के लंच की तैयारी में जुटे थे। कविता कुछ नहीं कर रही थी, पर थी वह भी रसोई में ही। 1 बजने तक पूरियों को छोड़कर सारा खाना तैयार हो गया। सरला आंटी ने मेरा माथा चूमकर मुझे धन्यवाद दिया। आंटी, काम मैंने अकेली ने नहीं किया है। हम सभी को यूँ फटाफट खाना तैयार करने का श्रेय जाता है। मैंने शर्मा कर सबके साथ अपनी खुशी बांटने का प्रयास किया। मेरे विशेष प्रयास की खास सराहना होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने कस्टर्ड बनाया है। संजय की इस बात पर हम सब हंस पड़े। अब नई नई चीज़ें सीखते रहिएगा। कल को जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी पत्नी को सराहना करने के खूब मौके मिलेंगे। अंजलि के यूँ छेड़ने पर लगा समझे ठहाका पहले से ज़्यादा तेज था।
मैंने जिसे ढूंढा है वह गृह कार्यों में बहुत कुशल है अंजलि, इसलिए मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है? बिल्कुल ढूंढ रखी है। तस्वीर है उसकी आपके पर्स में। तुम्हें उसे देखना है। हाँ, मिलवा दूंगा उससे जल्द ही। कुछ तो बताइए उसके बारे में। अंजलि संजय के पीछे ही पड़ गई। मैं बताती हूँ, सरला आंटी ने बीच में कहा। वो है बड़ी भोली, प्यारी और समझदार है, शिक्षित है और मेरे घर की जिम्मेदारियां बड़ी कुशलता से निभाएगी, इसका मुझे विश्वास है। आंटी पहले कविता की शादी करोगी या संजय की? संजय की। हमें जरूर बारात में ले चलिएगा। अंजलि की इस फरमाइश को सुनकर बुआ, आंटी, संजय और कविता पर हंसी का अजीब सा दौरा पड़ गया और हम दोनों बहनें उनका मुंह उलझन भरे अंदाज में ताकती रह गईं। संजय के मोबाइल की घंटी बज उठी। वह फ़ोन सुनने रसोई से बाहर चला गया। वह 5 मिनट बाद लौटा और परेशान स्वर में बोला, वे लोग लंच पर नहीं बल्कि शाम को चाय पर आएंगे। सारे दिन के लिए परेशान कर दिया और खाना बनाने की मेहनत बेकार हो गई सो अलग। मेहनत क्यों बेकार गई? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हम सब जमकर खाएंगे। अब लड़के वालों के नखरे ऐसे ही होते हैं। उन लोगों से समझदारी की उम्मीद रखना ही नासमझी है। रेनू बेटा, सब लड़के वाले एक जैसे नहीं होते। वे लोग बेवकूफ़ और अंधे रहे होंगे जो तुम जैसे हीरे को गलत ढंग से परख गए। तुम जिस घर में बहू बनकर जाओगी उसकी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। सरला आंटी ने मेरे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। आंटी, उनको मैं कोई दोष नहीं देती। आप लड़कियों की नुमाइश की प्रथा को प्रोत्साहन देंगे तो लड़के वाले लड़की को वस्तु समझेंगे ही और उसी घर से रिश्ता जोड़ेंगे जहां से फ़ायदा होगा। लड़की के व्यक्तित्व को, उसके मनोभावों को गहराई से समझने की रुचि और सुविधा ऐसी नुमाइशों में नहीं होती है। अपनी बात कहकर मैं पानी पीने को फ्रिज की ओर चल पड़ी क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पलकें नम हो चली हैं। कुछ देर बाद हम सबने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाना शुरू किया। मेरी बनाई सब्जियों की सबने बड़ी तारीफ की। अपने बनाए कस्टर्ड की संजय ने हम सबसे ज़बरदस्ती खूब प्रशंसा कराई। वह 1 घंटा बड़े हंसते हंसाते बीता। हमने भोजन समाप्त किया ही था कि मॉम डैड ताऊजी के यहाँ से लौट आए। मेहमानों से बातें करने की जिम्मेदारी अब उन दोनों की हो गई। मन ही मन बड़ी राहत महसूस करते हुए मैं रसोई समेटने के काम में लग गई। बाद में कॉफ़ी बनाकर अंजलि ने सबको पिलाई। मैं कमरे में जाकर कुछ देर आराम करने को लेट गई। करीब 1.5 घंटे बाद मुझे बुआ फिर ड्राइंग रूम में ले गईं। यह देखकर कि सरला आंटी, संजय और कविता विदा लेने को तैयार खड़े थे, मैं जोर से चौंक पड़ी। वे लोग आ नहीं रहे हैं क्या? मैंने हैरान स्वर में सरला आंटी से पूछा। नहीं, उनका फ़ोन आ गया है कि लड़की उन्हें पसंद है, रिश्ता स्वीकार कर लिया है उन्होंने। आंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, यह तो खुशी की बात है आंटी, मुबारक हो, मैंने कहा। तुम्हें भी, तुम सबको भी रेनू। आंटी ने मेरे कंधों पर प्यार से हाथ रख दिए। हमें क्यों? मैंने अचरज भरे स्वर में पूछा। इस रिश्ते के होने में तुमने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खाना तैयार करना कोई बड़ा काम नहीं है आंटी, मेरी नज़रों में है। तुमने खाना ही नहीं तैयार किया, घर को सजाया, बाजार से खरीदारी कराई और बिना माथे पर सिकन डाले बड़ी कुशलता से सारा उत्तरदायित्व निभाया। मेरे मन को भा गई हो तुम। थैंक यू आंटी। अपनी इतनी तारीफ सुनकर मैं लजा उठी थी। अब तुम इनकार मत कर देना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, हम सबका दिल टूट जाएगा। किस इनकार की बात कर रही हैं आप? मैंने उलझन भरे स्वर में पूछा। जवाब में आंटी ने मेरा माथा प्यार से चूमा और सबने जोरदार तालियां बजाईं। तभी संजय सामने आ खड़ा हुआ, फिर घुटनों के बल बैठ गया। मैं हैरान सी देख रही थी कि क्या हो रहा है। उसने इत्मीनान से जेब से मखमली डिब्बी निकाली और उसे खोला। उसमें हीरे की अंगूठी थी। रेनू, विल यू मैरी मी? यह बोलकर वह मेरी आंखों में झांकने लगा। पहले तो मैं घबराई कि यह क्या नाटक है, पर फिर समझ आने लगा। मैं बोली, यस, आई विल मैरी यू इफ़ यू टेक मी एज ए पार्टनर एंड नॉट एज ए मेड। इस पर सबने मेरी हाजिर जवाबी पर तालियां बजाईं। बाद में पता चला कि यह सब नाटक मॉम डैड और बुआ की प्लानिंग थी, जो संजय के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। संजय MBA करके MNC में काम कर रहा है, यह वह बातों बातों में दिन भर बताता रहा था।
यह सारी प्लानिंग उस कविता की है। संजय को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, तो कविता ने मेरे बारे में उसे बताया था। अब रात का खाना बाहर से आया। न मैं और न संजय किचन में घुसे। हम तो छत पर सबसे अलग फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे ना।